तो नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, हमारा ये चैनल सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए समर्पित रहता है। सभी पुराने स्टूडेंट्स को पता है, जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनको मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने आप के बारे में। तो साथियों, मेरा नाम पवन कुमार है। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं नेट क्वालिफाई हूँ और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, इससे पहले मैं टेक्निकल में था, उससे पहले मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था और उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में था। तो अलग अलग सेक्टर्स का मुझे एक्सपीरियंस है काम करने का। अभी एजुकेशन में चल रहा हमारा, ठीक है। तो तबीयत खराब हो रखी है, कोई नहीं, मैनेज कर लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है साथी, वो है NTA UGC नेट GRF इंट्रोडक्शन। ये दिखाई पड़ रहा होगा ना आप सभी को। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और GRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, इन सब का इंट्रोडक्शन लेंगे आज हम। परिचय बेसिक से शुरुआत कर जा रहे हैं। हमारा नया बैच है ये, है आज से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा था। तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि नेट और GRF में क्या डिफरेंस होता है, क्या इसकी वैल्यू है और क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो वन बाय वन करके चलेंगे हम इसके ऊपर। देखिए साथियों, क्या होता है कि टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए अलग अलग पोस्टें होती हैं, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक का आज हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्टिंग कहाँ से होती है आपकी टीचर की, लिख देता हूँ यहाँ पर, टीचिंग के लिए एक होता है आपका PRT पोस्ट होती है। PRT होती है आपकी प्राइमरी टीचर। क्या होता है? प्राइमरी टीचर, उस यानी कि फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक, फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ क्लास तक के जो टीचर होते हैं वो PRT कहलाते हैं। इसके आगे होता है TGT। इसके बाद क्या होता है? TGT, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर। ये होता है आपका लेकर के फिफ्थ से 10th तक मान सकते हैं। उसके बाद होता है PGT, ये होता है आपका 10th से 12th, 11th और 12th कह सकते हैं, 11th और 12th के लिए। ठीक है, PRT, TGT और PGT, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? 10+2 अलग अलग होती है, हालांकि स्टेट वाइज वेरी करती है। मिनिमम +2 प्लस हमारे यहाँ पे होती है हरियाणा में JBT। ठीक है, इसके लिए TGT के लिए क्या होता है? ग्रेजुएशन प्लस में BEd और प्लस आपका STET या CTET क्वालिफाई होना चाहिए। स्टेट लेवल का जो टेट होता है ना, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, वो क्वालिफाई होना चाहिए, तब आप बन सकते हैं। ठीक है, PGT के लिए क्या होना चाहिए? PG, पोस्ट ग्रेजुएट प्लस BEd प्लस CTET या STET, जो भी जिस स्टेट में होता है वो सेट मतलब कह सकते हैं। ठीक है, अब इनसे ये तो हो गया हमारा स्कूल लेवल का। क्या हो गया? स्कूल लेवल की टीचिंग पोस्ट होगी। इसके बाद आ जाता है हमारा कॉलेज कैडर। प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। ठीक है, अब आ जाता हमारा कॉलेज कैडर। कॉलेज कैडर में क्या होता है साथी? देखिए, पहले क्या होता था 1990 से 1990 से पहले क्या होता था, कॉलेज कैडर में जो टीचर लगते थे उनको लेक्चरर बोलते थे। क्या बोलते थे? लेक्चरर। ठीक है, तो उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती थी? क्योंकि उस समय एजुकेशन बहुत कम लोगों को मिलती थी। ठीक है, तो नेट का कॉन्सेप्ट नहीं था 1990 से पहले, नेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मास्टर डिग्री प्लस BEd और प्लस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर वो लग जाते थे। एक्सपीरियंस बेस को ज़्यादा होता था तो वो कॉलेज कैडर में लेक्चरर लग जाते थे। ठीक है, लेकिन अब 1990 के बाद से सरकार ने क्या कर दिया? कब से? 1919 के बाद से क्या हो गया? नेट आ गया। क्या आ गया? नेट आ गया। नेट मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल के ऊपर एक टेस्ट होता है, एक एग्जाम होता है जिसे हम नेट कहते हैं। ये कब आया? 1990 के अंदर इंट्रोड्यूस किया सरकार ने, भारत सरकार ने। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया इस पर होती है। और उसके सब्जेक्ट कितने होते हैं? 90 से ज़्यादा सब्जेक्टों में आज ये करवाया जा रहा है। उस समय कम थे, लेकिन धीरे धीरे सब्जेक्ट इसके टाइम बढ़ते रहे। तो अब कितने हैं? लगभग
90 से ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें मैं एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है। तो जिनकी अपॉइंटमेंट होती है कॉलेज में उनको क्या बोला जाता है, यहाँ पे 3 पोस्टें होती हैं आपकी। नंबर 1 स्टार्टिंग जहाँ से होती है वो होती है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर। क्या होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर। नंबर 2 पर एसोसिएट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। और नंबर 3 पर ओनली प्रोफेसर। ये 3 पोस्टें होती हैं कॉलेज कैडर के अंदर। मिनिमम सबसे पहले शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्या होती है, क्वालिफिकेशन क्या मानी गई है एट प्रेजेंट टाइम में साथियों, पीजी प्लस नेट या फिर पीएचडी प्लस आपका एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छी बात है ना। एक्सपीरियंस कोई मैंडेटरी में नहीं आता है, ठीक है, ये एक्सपीरियंस एडिशनल होता है। नेट और पीएचडी में से एक चीज़ हो तो भी चल जाएगा आपका। लेकिन अब जो 2000 ये था, ये रेगुलेशन था 2018 का 2019 तक का, मान ले 2009 में पहला 2009 में का रेगुलेशन के अनुसार ऐसा था, फिर इसको अमेंडमेंट थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया 2018 के रेगुलेशन में। और इसके बाद फिर 2022 का जो रेगुलेशन आया ना, इसके अंदर क्या करता है कि इसको कंपलसरी कर दिया है, किसको, नेट को कंपलसरी कर दिया गया है कि असिस्टेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे कॉलेज कैडर में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर या टीचर बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी नेट होनी ही चाहिए, कंपलसरी है, ध्यान रखना। इसलिए नेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पीएचडी हो तो आपको बेनिफिट मिलते हैं, इसके नंबर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। रिसर्च वर्क में आपका अगर सहयोग रहता है, रिसर्च वर्क में अगर आपने किया है तो अगर आपने पीएचडी किया है तो उसमें आपका प्लस पॉइंट हो जाता है एक तरह से। हालांकि देखा जाए तो डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी आती है ना दिल्ली के अंदर, वो क्या करती हैं, पीएचडी वालों को प्रेफर करती है। नेट तो होना ही चाहिए, पीएचडी वालों को प्रेफर करती है। क्यों, क्योंकि वो बड़े संस्थान होते हैं, इसलिए वो पीएचडी वालों को प्रेफरेंस देते हैं। नेट और प्लस एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना, ये फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये फ्रेशर्स लोग अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर, ठीक है। स्टार्टिंग यहाँ से होती है। अब आती बात एसोसिएट प्रोफेसर। तो एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट, ये होता है एसोसिएट प्रोफेसर में जिन लोगों को पीजी प्लस नेट या पीएचडी में से एक और एक्सपीरियंस जिनका मिनिमम 8 साल का हो जाता है, कितना, 8 साल का मैक्सिमम, और उनके 5 रिसर्च पेपर जो पब्लिश कर देते हैं, रिसर्च पेपर जो पब्लिश कर चुके होते हैं 5 मिनिमम, किसमें, यूजीसी की जो यूजीसी केयर की जो लिस्ट होती है ना, उनसे संबंधित पब्लिकेशंस में, किसी कोई जर्नल होता है, कोई पब्लिकेशंस होता है, उनके अंदर पब्लिश करने होते हैं मिनिमम 5 एक्सपीरियंस रिसर्च पेपर, तो वो अपॉइंट हो जाते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे। यही बात करें ये प्रमोट होकर भी यहाँ आ जाता है, जब इसके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के पास इतना एक्सपीरियंस हो जाए तो इसको प्रमोट कर दिया जाता है सीनियरिटी के बेस पे, ठीक है। और प्रोफेसर, ये जो एसोसिएट प्रोफेसर होता है, ये बाद में इसकी पोस्टिंग इम्प्रूवमेंट होकर के ये प्रोफेसर बन जाता है। कब, जब इसके पास एक्सपीरियंस हो जाता है 10 से 12 साल का, और रिसर्च पेपर हो जाते हैं 8 से 10, ठीक है, तो इसको प्रोफेसर की पोस्ट पे अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। अब बात आता है मनी की कि सैलरी की। सैलरी बहुत होती है यार, सही बताऊं तो मैं आप लोगों को, सैलरी इतनी ज़्यादा मिलती है इसमें कि आप पूछो मत। बस स्टार्टिंग कहाँ से, असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी जो होती है वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 10 पे होती है। कौन सा लेवल लगता है इनका, लेवल 10 पे। कितना अमाउंट मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसर को, 57,700 का ये एंट्री पे लेवल है। ये मतलब शुरुआती अमाउंट है, 57,700 रुपये का है। प्लस इसमें क्या होता है प्लस इसमें अलाउंसेज मिलते हैं, अलाउंसेज मिलते हैं। एचआरए आपका है, हाउस रेंट, टीए, डीए वगैरह बहुत सारे अलाउंसेज मिलके ये सैलरी पहुंच जाती है लगभग आपकी कितनी
70 से 80 हज़ार के बीच में, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी कॉलेज की अलग अलग अलाउंसेज वगैरह होते हैं। तो लगभग मोटा मोटा 70 से 80 हज़ार के बीच में आपका मोटा मोटा आप मान सकते हैं किसकी, असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टार्टिंग की सैलरी। तो यही कारण है कि रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसकी तरफ। किसकी तरफ? नेट की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नेट की मार्केट बहुत बड़ी है। और लेकिन क्रिटिकल भी काफ़ी बड़ी वो है। ये यूपीएससी लेवल का एग्जाम होता है आपका, ठीक है। इसी प्रकार का फिर इसमें इसकी भी सैलरी ज़्यादा है, इसकी भी सैलरी बहुत ज़्यादा है। ये पहले यहाँ तक करो, नेट क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर लगो स्टार्टिंग के अंदर। फ्रेशर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर उनको सब कुछ पता है, ठीक है ना, जो ऑलरेडी। तो स्टार्टिंग से मान लीजिए आप यहाँ इस पर फोकस करिए पहले, ये तो बाद में अपना हो ही जाएगा, पहले यहाँ तक तो पहुँचो। तो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। यहाँ तक की बात उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। आज की वीडियो साथियों को बता, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और कल की वीडियो तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसलिए अभी कहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग नए जुड़े हमारे चैनल के साथ में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सभी लोगों को पता लग जाए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो इस पर उनको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब थोड़ा आगे चलते हैं। सैलरी तक का हो गया हमारा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, रेफरेंस में के तौर पे काम आता है। अब आगे चलते हैं, हम एग्जाम पैटर्न को देखते हैं थोड़ा, जिसका एग्जाम कैसा होता है। एग्जाम साथ देखो क्या होता है, इसमें 2 एग्जाम होते हैं हमारे। कितने एग्जाम होते हैं? 2। एक ही टाइम पे दो एग्जाम होते हैं। एक कौन सा? पेपर फर्स्ट और दूसरा पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट होता है हमारा जनरल एप्टीट्यूड का, जो कि सभी के लिए कंपलसरी होता है, ठीक है। सेकंड पेपर जो होता है वो सेम ही होता है सभी का, ठीक है। सेकंड पेपर को ये हमारा सब्जेक्टिव का होता है, सब्जेक्ट का होता है। और ये दोनों ही एग्जाम जो होते हैं ऑनलाइन मोड में हो गए हैं। अब कौन से मोड में हो गए? ऑनलाइन मोड में हो गए हैं। MCQ बेस्ड, कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। और MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं इसमें। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन देंगे, आपको एक चूज करना होता है, ठीक है। हो गया, यहाँ तक का समझ में आ गया। ठीक है। पेपर फर्स्ट में होते हैं आपके 50 क्वेश्चंस। प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। कितने मार्क्स हो गए? 100। इसी प्रकार से पेपर 2 में होते हैं आपके 100 क्वेश्चंस मल्टीप्लाई बाय 2। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता, तो ये कितने हो गए? 200 नंबर। तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके? 300। और यहाँ पर हो गए आपके क्वेश्चन टोटल कितने हो गए? 150। तो 150 क्वेश्चंस के टोटल 300 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब बात आती है क्वालिफाइंग की। देखो 2 चीज़ें होती हैं यहाँ पर, एक पासिंग मार्क्स और एक क्वालिफाइंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स क्या है? 40% होते हैं। जैसे कि हमारा स्कूल में होते हैं ना, भी 100 क्वेश्चन का 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें तो हमें पासिंग मार्क्स 33 या 35% लाने पड़ते हैं, है ना। तो पासिंग मार्क्स है। लेकिन मेरिट किसकी बनेगी? जो टॉप पे जाएगा, 80%, 90%, 95%, जो टॉप पे जाएगा ना, टॉप से डाउन होती हुई मेरिट आती है। सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होती है, कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है, बताऊंगा उसके बारे में भी। ये हो गया। ये टोटल मार्क्स होते हैं दोनों के मिलाकर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिलाकर के। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। आगे चलते हैं। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ। अब क्या होता है साथियों, फर्स्ट पेपर के अंदर, हाँ इससे पहले ना एक काम करना, अब बात आती है सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या है साथियों कि UGC नेट ने अपने वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला हुआ था सब्जेक्ट सिलेबस, फर्स्ट पेपर का सिलेबस और सेकंड पेपर का सिलेबस, कि क्या क्या उसमें आता है, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, UGC की वेबसाइट पर जाइए आप, ऑफिशियल वेबसाइट पर, और ये सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ये दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ये
कोड नंबर 00, यानी कि ये फर्स्ट पेपर का सिलेबस है हमारा। कौन सा पेपर का सिलेबस है? फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको, जाके PDF डाउनलोड कर लेना, उसका प्रिंट ले लेना। ठीक है, मेरे पास हिंदी वाला है। ठीक, ऐसे ही आपको मिलेगा दूसरा सिलेबस आपके जो आपका सब्जेक्ट है उसका। जैसे मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो UGC ये हो गया कोड नंबर 06, मतलब हिस्ट्री 06, ये कोड नंबर में से ध्यान रखना सभी लोग। हमारा सब्जेक्ट का कोड नंबर होता है 06, हिस्ट्री का 6 नंबर कोड होता है। ठीक है, आधे लोगों को पता ही नहीं होता हमारा कोड क्या है, ये ज़रूरी है। तो इसमें ये पूरा सिलेबस दे रखा है, आप लोग देख सकते हो, ये पूरा, ये देखो, ठीक है ना, ये सारा सिलेबस इसमें दे रखा है, इसमें आप देख सकते हो। क्लियर? ये दोनों बातें क्लियर हो गई होगी आप सभी। ठीक, अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे क्या है? अब आगे ये है कि ये हो गए मार्क्स आपके यहाँ तक पूरे। ठीक है, ये मैंने बताया आपको कट ऑफ कहाँ तक जाती है, तो कट ऑफ साथियों अलग अलग जाती है सभी सब्जेक्टों की और सभी कैटेगरी वाइज। ठीक है, मिनिमम 50% एवरेज मान के चलिए। हमारे सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो 55 से 60% के बीच में आपका नेट हो जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो 60 अराउंड मान लीजिए, और अगर आप OBC कैटेगरी में है तो 55% के अराउंड मान लीजिए। तो इतना आप लगा लीजिए, इसका निकाल लेना परसेंटेज अपने कितनी होगी। ठीक है ना, फर्स्ट पेपर में कितना होना चाहिए, सेकंड पेपर कितना होना चाहिए, दोनों का मिला करके आपको 55 अराउंड होना चाहिए, तो आपका नेट हो जाएगा जनरल कैटेगरी में, नेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको चाहिए GRF तो 3% बढ़ा लेना, यानी 58 के अराउंड आपका GRF हो सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो 60% के अराउंड आपका नेट और 62 के अराउंड आपका GRF हो सकता है। ये हालांकि हर बार जो है कुछ ना कुछ प्लस माइनस इसमें होता रहता है, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज। ठीक है, 2 से 3% के इसमें वेरिएशन आ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का साथियों आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पूरा बताऊँगा, टेंशन ना लो, सारा बताओ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अभी एग्जाम पे ही चर्चा करेंगे, पहले कंप्लीट अच्छे से, फिर आगे चलेंगे। एग्जाम, ठीक है। अब देखो फर्स्ट फर्स्ट में क्या होता है साथियों, जिसको नहीं पता उनको पता, वो अच्छी बात, नहीं पता देख लो। 10 यूनिट होती है हमारी, क्या होती है, 10 यूनिट्स होती हैं। 10 यूनिट्स में से गुणा में 10, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 50। ठीक है, 10 यूनिट कौन कौन सी होती है हमारी, सबको पता होगा, जनरल सी बात है। रिसर्च एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, और आपका हो गया पैसेज आता है एक, पैसेज या पैराग्राफ बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता हमारा कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन बाद आपका आ जाता है मैथ, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, करके आता है एक चैप्टर। आगे आता हमारा लॉजिकल रीजनिंग, हो गया। इसके बाद हमारा आता है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सबका काफ़ी डिफिकल्ट माना जाता है साथियों, डाटा इंटरप्रिटेशन। इसके बाद आता हमारा ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में इसमें कंप्यूटर और से रिलेटेड जितने भी सिस्टम होते हैं ना आजकल, जैसे सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, आपका जितने भी डिजिटल सिस्टम्स हैं उस सब के बारे में ICT में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद आता हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एटमॉस्फेयर, विकास और पर्यावरण, लोग विकास और पर्यावरण आ जाता हमारा। और इसके बाद अंतिम जो होता है वो होता है हमारा हायर एजुकेशन। तो इस प्रकार से हमारे 10 यूनिट्स होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारी 10 यूनिट होती है। इस प्रकार से डिवाइड होती है 10 पोर्शन में फर्स्ट पेपर को।
ठीक है, इनके सब्जेक्ट हैं, आपको इसमें मिल जाएगा, इस सब्जेक्ट को डाउनलोड कर लेना, इसकी डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, वो जो नए बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं। जिनको पुराने उनको तो पता ही है, जिनको नहीं, जो कुछ पॉइंट जरूर देखा करो, क्योंकि सबको सब कुछ नहीं पता होता। हर बार कोई नई चीज़ देखते कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, इसलिए सीखने का प्रयास किया करो। ठीक है तो ये फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया हमारा, यहाँ तक का सबको पता हो गया होगा। ठीक है, अब चलो यही बता देता हूँ, पेपर 2 ये हो गया हमारा यहाँ तक का। अब डिस्कस करते हैं हम पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 यानी कि हिस्ट्री सब्जेक्ट पेपर जो हमारा मेन होता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है साथियों, इसमें भी 10 यूनिट बांटी गई है। कितनी यूनिट होती है इसकी भी? 10 यूनिट्स। उसमें अलग अलग चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से चैप्टर होते हैं वो सब आप इसको सिलेबस में मिल जाएगा। मैं मोटा मोटा बताता हूँ आप सभी को। ठीक है, और इसको एक तरीका और भी इसको डिवाइड करने का क्या, कि एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। और एक होता हमारा इतिहास लेखन या हिस्टोरियोग्राफी जिसको बोलते हैं, इतिहास लेखन यानी कि हिस्टोरियोग्राफी। तो 30 क्वेश्चन आप मान लीजिए प्राचीन भारत से, 30 क्वेश्चन मध्य भारत से, मध्यकालीन भारत से, 30 क्वेश्चन आधुनिक भारत से, और 10 क्वेश्चन आते हैं आपके इतिहास लेखन से, हिस्टोरियोग्राफी से। ठीक है, तो टोटल कितना होगा ये? 100 क्वेश्चन। थ्योरी तो कहती है ये कि डिवाइडेशन इसके हिसाब से होता है, लेकिन इसके हिसाब से एक्चुअल में नहीं होता है। किसी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आप, किसी पोर्शन से कम क्वेश्चन मिलेंगे। इसी प्रकार से ये जो हमने बताया आपको कि 10 यूनिट होती हैं, इसमें 5 क्वेश्चन, 1 यूनिट से 5 क्वेश्चन आते हैं और टोटल क्वेश्चन 50 होते हैं, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। ये थ्योरिकल होता है, जनरल ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही मान के चलिए आप। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन प्लस माइनस हो जाते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, 7 किसी 7 पूछे जाएंगे, किसी 6 पूछे जाएंगे। और जो इजी पोर्शन होता है जैसे कम्युनिकेशन मान लीजिए, ठीक है, और आपका आईसीटी मान लीजिए, या पीडीए मान लीजिए, पीपल डेवलपमेंट आप मान लीजिए, और हायर एजुकेशन मान लीजिए, इनके क्वेश्चन कम कर दिए जाते हैं। तो ऐसा भी होता है। हो गया आपका, दोनों चीज़ें हो गई। ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात आती है बुक्स की, कि बुक्स कौन सी पढ़े। पहले फर्स्ट पेपर की चर्चा कर लेते हैं, वे बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। दूसरे पेपर की को क्रैक करने की तैयारी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हाउ टू क्रैक नेट जेआरएफ कंप्लीट स्ट्रेटेजी, वो कल की वीडियो में आने वाला। कल का वीडियो बहुत टॉपिक जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला। कल की वीडियो के साथ जरूर देखना, इसी चैनल पर मिलेगा डेली। हाँ, एक बात और बताता हूँ साथियों, जिनको नहीं पता, रोजाना दोपहर 1 बजे हमारी लाइव क्लास चलती है। मैं खुद क्लास लेता हूँ, ठीक है, हिस्ट्री की, तो उसको जरूर ज्वाइन करना आप। लिंक आपको वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा 3 चीज़ चलती है यहाँ पर। हमारा यूट्यूब पे क्लास चलती है, एक दूसरा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका ऊपर हम 550 ज़्यादा स्टूडेंट हैं, उस पर हम टेलीग्राम पे स्टडी मटेरियल PYQ MCQ वगैरह पोस्ट करते रहते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो को नीचे। तीसरा होता है हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हमारी डिस्कशन चलती है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और चौथा हमारा वीकली हमारी एक गूगल मीट होती है, गूगल मीटिंग होती है, गूगल मीट ऐप पे डाउट सॉल्विंग सेशन होता है वो हमारा। किसी प्रकार का स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो वहाँ पर हम लाइव डिस्कशन करते हैं सभी स्टूडेंट्स के साथ। तो उसको भी आप ज्वाइन करेंगे तो वो रात को 9 बजे होता है, सैटरडे रात को 9 बजे। लिंक आपका, उसका लिंक भी आपको वीडियो को नीचे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाया करेगा। तो दोनों ही ग्रुपों को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया है वो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो ये हो गया, ये सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब बात आती है फर्स्ट पेपर की बुक। सेकंड का कल बताऊंगा, आज फर्स्ट का ही डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट का आज क्लोज कर देता हूँ पूरा। ठीक है, तो अब बात आती है बुक की। बुक्स में मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे, आप सभी को, सबको पता है। ठीक है, तो मेन कौन कौन सी, एक तो आएगी आपकी अरिहंत की, जो स्टार्टिंग से जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए अरिहंत की बुक काफ़ी अच्छी है। सिंपल लैंग्वेज है, इजी लैंग्वेज है, हालांकि काफ़ी बड़ी बुक है। तो शुरुआत जो करना चाहते हैं, जिन्होंने कभी पहले पढ़ा ही नहीं, क्योंकि देखो फर्स्ट पेपर के बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं, टॉपिक्स ऐसे जो दिमाग में हमने इससे पहले कभी पढ़ा ही नहीं, एकदम से नया मिलेगा आपको यहाँ पर सब कुछ। जैसे DI है, DI चलो कभी कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये कुछ ऐसे चैप्टर जो हमने बिल्कुल पढ़े ही नहीं, ना ग्रेजुएशन में, ना पोस्ट ग्रेजुएशन, ना स्कूल टाइम में।
ये बिल्कुल नए चैप्टर होते हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। एक होता है अरिहंत की, एक दूसरी आती है ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा, वो उसका राइटर का नाम है KVS मदान, अंशुबाला मदान और KVS मदान। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं, इनका कोचिंग सेंटर वगैरह भी है। ये काफ़ी अच्छी बुक मानी गई है, अभी 4-5 साल से मार्केट में आई है ये बुक, लेकिन तहलका मचा दिया था इस बुक ने जब आते के साथ ही। बहुत अच्छा कंटेंट है, थोड़ा सी क्रिटिकल है, काफ़ी बड़ी बुक है, पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, लैंग्वेज थोड़ी टफ है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। शुरुआत में जो करना चाहते हैं वो अरिहंत से कर सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी कर रहे हैं और जिनको ज़्यादा अच्छा कंटेंट चाहिए तो वो इसे KVS मदान को ले सकते हैं। राइटर का नाम है KVS मदान, ठीक है। मिल जाएगा आपको मार्केट में, ऑनलाइन देख लेना, आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको ऑनलाइन मिल जाए करेगी, हर चीज़ पता है, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे सब कुछ अवेलेबल है आजकल। तो कोई आप ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं मिली सर, ईजिली मिल सकती है, ठीक है। दो हो गई। तीसरी आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है फर्स्ट पेपर के लिए, वो लेना है PYQ। बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल के क्वेश्चंस। इसके लिए आपको 5 से 7 सालों के PYQ उठा लीजिए, आपको कोई भी बुक मिल जाएगी। अरिहंत के भी आते हैं PYQ, सोल्ड PYQ आते हैं, ठीक है। और इसमें मिलेगा आपको उपकार पब्लिकेशन और अरिहंत पब्लिकेशन, दोनों एक प्रकाशित करता है। और भी बहुत सारे पब्लिकेशन हैं जिनकी बुक्स आती हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा यूथ टाइम्स कंपटीशन। यूथ टाइम्स कंपटीशन की एक बुक आती है जिसमें कि 2020 और 2021 के सारे शिफ्टों के जो हुए थे क्वेश्चन, जो हर शिफ्टों में जो पेपर हुए थे उनके फर्स्ट पेपर, सारे ही फर्स्ट पेपर सोल्ड दे रखे हैं। बहुत अच्छी बुक है, ज़रूर लेना। 2 ऑप्शन में आती है, एक में 50 से ज़्यादा सोल्ड MCQ है, एक में 38 के समथिंग सोल्ड MCQ। तो जो आपको लेनी हो वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतनी ही लेना जो पढ़ सको, ठीक है। ये हो गया आपका हमारा, ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक का हो गया। टीचिंग का बता दिया हमने आपको, कॉलेज कैडर का नेट का बता दिया, कैसे कैसे कौन कौन से प्रोफेसर लगते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, ठीक है। ये एग्जाम बता दिया हमने आपको। पेपर 1 का 10 यूनिट होती है, 5 क्वेश्चन होते हैं, 50 नंबर का आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन का 2 नंबर होते हैं, तो ये 100 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, हमारा पेपर हो जाता है, ठीक है। ये इसमें ये सिलेबस होता है, 10 यूनिट होती हैं, 10 यूनिट मैंने बता दिया यहाँ पर लिख करके। ऐसे पेपर 2 होता है जो कि हिस्ट्री का होता है हमारा, उसमें 10 यूनिट होती है, अलग अलग होती है, 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं उसको हम, जनरली प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। 30-30 क्वेश्चन आते हैं। चौथा होता है हमारा हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन, इसके 10 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद के आगे के डिटेल, ये तो फर्स्ट पेपर और इंट्रोडक्शन था, आज हमने सबको समझ में आ गया होगा। कोई सवाल आप सभी का रह गया हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, आप हमसे कमेंट करा करो, ताकि मैं और हर बार की तरह मैं उनको रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। इससे आगे की जो क्लास है, जो बच गया मटेरियल, वो हम पढ़ाएंगे आपको कल की क्लास में, डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। वो टॉपिक क्या रहेगा बता देता हूँ, हाउ टू क्रैक नेट JRF कंप्लीट स्ट्रेटेजी। पूरी स्ट्रेटेजी बताऊँगा, कैसे किन किन स्टेप्स के माध्यम से आप 6 महीने के अंदर अपना नेट कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक चाहिए, आपका प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपकी कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, कब कब करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक्स का सहारा ले सकते हैं, क्या क्या होगा, वो सब बताएंगे कल। यहाँ तक का कोई समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हो, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करिए, मैं उनका आंसर देने का प्रयास करता हूँ हर बार की तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा मिलेंगे साथियों आप सभी के साथ में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच क्लास अटेंड करने के लिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी तो भी, अच्छी ना लगी हो तो भी, कुछ आप सभी के सुझाव आमंत्रित है। वीडियो को अच्छा बनाने के लिए आप अपने सुझाव दे सकते हैं, मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, ठीक है। तो कल फिर दोबारा मुलाकात होगी। जो नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का भी, व्हाट्सअप ग्रुप का भी, और हमारे चैनल का, और क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट का भी, यूट्यूब पे जो हमारे पहले की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सभी में के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं और हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहने के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। फिर कल दोबारा फिर मुलाकात होगी आप सभी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।